जैसा कि दोस्तों हम सभी ने पिछले एपिसोड में देखा था कि चेन फैन एक नए शहर में जो है व्यापार करने के लिए जा रहा होता है, लेकिन वह जवान वो शहर इतना ज्यादा अजीब होता है कि जितना भी चेन फैन उसके नजदीक जा रहा होता है उसकी बग्गी उतनी ज्यादा पीछे जा रही होती है। इसके बाद वहाँ पे एक सुंदर लड़की मिलती है जो चेन फैन को उस शहर के बारे में सारी चीजें बताती है एंड साथ ही दोस्ती के तौर पर एक पास भी देती है। अब उससे आगे तो स्वागत है दोस्तों इस सीरीज के एक नए एपिसोड दैट इज 51 में। एंड दोस्तों आई नो पिछले एपिसोड में आप लोगों ने काफी ज्यादा उम्मीद लगाई थी, मैंने भी उम्मीद लगाई थी, लेकिन भाई घोस्ट किंग अपना जो है ना धोखा दे दिया। एंड दोस्तों मुझे एक चीज़ आप लोग को बार बार बोलने में बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती कि आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते एंड जो रेगुलर व्यूअर है उनमें से कुछ जो ऑडियंस है वहीं सिर्फ कमेंट करते हैं, बाकी तो कमेंट करते ही नहीं है। तो आप लोग प्लीज़ कुछ भी कमेंट कर दीजिए ताकि मुझे भी पता चले कि इस ऑडियंस ने जो इस वीडियो को देखा है एंड मुझे भी यह जानकर काफी ज्यादा खुशी होगी। तो चलिए अब इसी के साथ इस एपिसोड को शुरू करते हैं। इसके बाद चेन फैन ने वह पास उस लड़की से ले लिया। उसकी जानी पहचानी खुशबू से पता चला कि यह पास भी किसी लाइफ वर्कशॉप में ही बना हुआ है। उसने मजाकिया अंदाज में मुस्कुराया और उसे थैंक यू कहा। फिर चेन फैन ने बोला कि क्या मैं इसके बदले आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, लेकिन यह लड़की अपनी स्कर्ट पकड़े हुए उसके चेहरे पर कुछ अजीब से भाव थे। कुछ देर सोचने के बाद वो बोली, हमारा परिवार जीवन यापन के लिए बिजनेस करता है। 1 साल पहले हमारे दादाजी ने हम चारों भाई बहनों को बाहर भेजा था और हम में से हर एक को 2 लाख घोस्ट स्टोन दिए थे और उन्होंने हमसे कहा था कि हम 1 साल के अंदर यात्रा करें और इन 2 लाख घोस्ट स्टोन का इस्तेमाल ऐसे करें ताकि आगे चलकर हम अपने परिवार में कुछ योगदान दे पाए और जिसका योगदान जितना बड़ा होगा उसी आधार पर हम इस परिवार के वारिस को नियुक्त करेंगे। और जो काम हमारे दादाजी ने हमें दिया था, यह किसी टॉप टियर पावर से दोस्ती करना हो सकता है, यह ट्रेड रूट को खोलना हो सकता है या फिर कुछ और भी हो सकता है, लेकिन हाँ जरूरी यह है कि उस चीज़ों से हमारे परिवार की भलाई होनी चाहिए। तो कुल मिलाकर हमारे बड़े बुजुर्ग जो है हमारे योगदान की वैल्यू का अंदाजा लगाएंगे। अब 1 साल की डेडलाइन खत्म हो चुकी है और मैं खाली हाथ वापस जा रही हूँ, यह मेरे लिए अच्छा नहीं होगा। और फिर अचानक रास्ते में आप लोग मिल गए। आप लोग ज्वानू शहर के बारे में नहीं जानते, इसका मतलब है कि आप निश्चित रूप से ज्वानू प्लेन के बाहर किसी मर्चेंट गिल्ड से है। अगर आप मेरे साथ आकर थोड़ी सी हेल्प कर दो तो मैं दादाजी से बोल सकती हूँ कि मैंने उस 2 लाख घोस्ट स्टोन के बदले बाहरी क्षेत्र के एक बड़े मर्चेंट गिल्ड को हमारे परिवार के साथ व्यापार करने के लिए बुलाया है। और फिर तुम भी अपने गिल्ड की ताकत को बढ़ा चढ़ाकर बता सकते हो और फिर दिखावे के लिए जांच करने का नाटक भी कर सकते हो और फिर कह देना कि तुम्हारी जांच फेल हो गई। समझ गए? फिर चेन फैन ने सिर हिलाया, ठीक है, और अपने सामने खड़े गोल मेडल लड़की को अजीब एक्सप्रेशन से देखते हुए कहा, तो तुमने 1 साल तक 2 लाख घोस्ट स्टोन लेकर कुछ भी नहीं कर पाई। इटर्नल नाइट के मिडिल एरिया में एक सुकून भरा एहसास है जो कोस्टल एरिया में बिल्कुल भी नहीं है, जबकि कोस्टल एरिया में तो भयंकर लड़ाई होती है। फिर लड़की ने गंभीरता से अपना सिर झुकाया, मेरे 3 बड़े भाई मुझसे ज्यादा काबिल है, वे वारिस के तौर पर जरूर बेहतर रहेंगे। अगर कोई उत्तराधिकारी बनेगा तो पक्का उन्हीं में से कोई होगा। वैसे भी दादाजी मुझसे कुछ खास उम्मीद नहीं लगाते हैं, लेकिन फिर भी खाली हाथ वापस लौटना उतना अच्छा नहीं होगा, इसलिए कोई अचीवमेंट वापस लाने से दादाजी भी थोड़े से खुश हो जाएंगे। आप बताओ, आप क्या कहते हो, क्या आप मेरी मदद करोगे? उस लड़की की आंखों में उम्मीद और एक्साइटमेंट की एक झलक दिखी और वह उम्मीद भरी नजर से चेन फैन की ओर देख रही थी। ठीक है, चेन फैन मुस्कुराया, बहुत बढ़िया। लड़की ने खुशी से सिर हिलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया, अब से हम दोस्त हैं। मेरा नाम तांग युए है और मैं चेन फैन हूँ। चेन फैन ने भी हाथ बढ़ाकर उससे हाथ मिलाया। रास्ते में चेन फैन ने महसूस किया कि वह लड़की काफी ज्यादा बातूनी थी और वह अनजान लोगों से ज्यादा सावधान भी नहीं रहती थी। रास्ते पर वह लड़की लगातार बातें कर रही थी, इस जगह की, कभी उस जगह की। वो लड़की जहाँ जहाँ भी घूमी थी उन सभी जगह के बारे में पूरे जोश और जुनून से बता रही थी। एक टाइम के लिए चेन फैन ने भी सोचा कि वह इस लड़की को बोल दे, ए लड़की, तुम बहुत चपड़ चपड़ बोलती हो, चुप रहोगी। लेकिन फिर वह उसे बुरा फील नहीं करवाना चाहता था, इसलिए वह चुपचाप था। जल्दी गाड़ी बड़ी आसानी से ज्वानू शहर में घुस गई। हलचल भरे रास्तों से गुजरते हुए एक बड़ी हवेली के सामने आकर रुक गए। हम पहुंच गए हैं, यही जगह है। तांग युए गाड़ी से नीचे कूद गई। फिर अचानक उसे कुछ याद आया। फिर वह जल्दी से पीछे खड़े अपने गाड़ी की तरफ गई और अपने ही तरह गोल मटोल बिल्ली को बाहर निकाली। तांग युए ने चेन फैन को देखा जो अभी अभी गाड़ी से उतरा था और बिल्ली को सहलाते हुए बोली, इसका नाम बबली है, लेकिन यह बबली बदमाश नहीं है। यह आमतौर पर हमेशा मेरे साथ चिपकी रहती है, लेकिन अभी जब मैं अपनी बग्गी से आई थी तो यह मेरे पीछे बिल्कुल भी नहीं आई। फिर चेन फैन ने तांग युए के गाड़ी में देखा। अंदर केवल महिलाओं के इस्तेमाल करने वाली कुछ चीजें थी और कुछ भी नहीं था, और सिर्फ सामने बैठा हुआ एक सारथी था। मानो ऐसा लग रहा था कि यह अजीब जानवर पूरे समय तांग युए की रक्षा के लिए साथ रहता था। उसका पीछा न आना नॉर्मल था, क्योंकि चेन फैन की बग्गी में कुछ ऐसी हल्की सी आभा बची हुई थी जिसे नॉर्मल इंसान फील नहीं कर सकता था, लेकिन यह रहस्यमय जानवर उसे जरूर महसूस कर सकते थे। फिर चेन फैन मुस्कुराया, अच्छा, एक रहस्यमय जीव। फिर तांग युए ने प्यारी बिल्ली का सिर थपथपाया और बोला, यह एक ड्रैगन बिल्ली है। यह बहुत शक्तिशाली रहस्यमय जानवर है। इसके बारे में कहा जाता है कि इसकी नसों में सफेद बाघ का खून होता है। आपको सफेद बाघ के बारे में पता होना चाहिए, है ना? दरअसल सफेद बाघ
4 प्राचीन दिव्य जानवरों में से एक है। कहा जाता है कि बहुत समय पहले 4 महान दिव्य जानवर हुआ करते थे, सफेद बाघ, नीला ड्रैगन, वर्मिलियन पक्षी और नीला कछुआ। बाद में उन्होंने बहुत सारे जानवरों को जन्म दिया। यह ड्रैगन बिली भी उन्हीं में से एक है, जिसकी नसों में सफेद बाघ का खून मौजूद है। और जहाँ ज्वानू मैदान है, कहा जाता है कि कभी यह ज्वानू का इलाका हुआ करता था। ज्वानू और सफेद बाघ प्रेमी थे और उनके कई बच्चे भी थे। इन बच्चों में से एक का वंश यह ड्रैगन बिली जैसा जानवर भी था। चेन फैन चुपचाप तांग युए की कहानी सुन रहा था। उसने इससे पहले कभी इन बातों के बारे में नहीं सुना था और ना ही उसकी कई बातों को वेरीफाई कर सकता था। इनमें से कितनी सारी बातें सच है और कितनी बातें झूठी, इसलिए बस वह सुनता रहा। तभी उनके सामने की हवेली का गेट खुला और घने सफेद बालों और बड़े दाढ़ी वाला एक बूढ़ा आदमी, जो काफी हट्टा कट्टा लग रहा था, साधारण कपड़े पहने हुआ था, वह बाहर निकल कर आया। उसने तांग युए को प्यारी सी मुस्कान के साथ देखा और उसने पूछा, क्या तुम्हारा साल अच्छे से बीता? बिल्कुल नहीं, तांग युए ने जवाब दिया। उसकी आंखें चमक उठी। तांग युए दौड़कर अपने दादाजी के गले लग गई और धीमी आवाज में बोली, दादाजी, मैंने सच में कुछ काम किया है। मुझे ज्वानू प्लेन के बाहर एक मर्चेंट गिल्ड मिला है। यह गिल्ड बहुत पावरफुल है, हो सकता है यह हमारे तांग परिवार की मदद कर सके। बूढ़ा आदमी मुस्कुराया और तांग युए की पीठ थपथपाई। फिर उसकी नजर पास खड़े चेन फैन पर गई। वह एक बेत पर हाथ रखकर खड़ा हुआ था। बूढ़े आदमी की आंखों की मुस्कान अचानक गायब हो गई। फिर उसने अपने कपड़े को ठीक किया और सम्मान के साथ हाथ जोड़े और गंभीरता से कहा, मैं ज्वानू शहर के तांग परिवार का मुखिया हूँ। क्या मैं जान सकता हूँ कि यह खास मेहमान कौन है? मैं कितियान मर्चेंट गिल्ड का प्रेसिडेंट हूँ, चेन फैन। प्रेसिडेंट चेन फैन, प्लीज अंदर आइए। शुरुआत में बूढ़े व्यक्ति को लगा कि यह बस कोई ऐसा व्यक्ति है जिसे उसकी पोती ने एक्टिंग करने के लिए लाई है, इसलिए वह भी सोच रहा था कि चलो बच्ची का मन रखने के लिए मैं भी थोड़ा सा साथ दे देता हूँ। लेकिन चेन फैन को देखते ही उसे तुरंत समझ आ गया कि यह कोई एक्टिंग नहीं कर रहा है। उस बूढ़े ने अपने जीवन में कई नौजवान से मिला था और इस नौजवान का ऑरा साफ तौर पर बाकियों से काफी अलग था। और सबसे खास बात थी उसका शांत स्वभाव। ऐसा स्वभाव सिर्फ बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट इंसान में ही पाई जाती है। ऐसे आत्मविश्वास को कॉपी करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल का काम है। तांग परिवार की हवेली बहुत ही बड़ी थी और उसे सजाया भी बहुत अच्छे तरीके से गया था। कोई भी नॉर्मल इंसान इतना ज्यादा विशाल घर देखकर ऑब्वियसली बातें घबरा जाता, क्योंकि उनके लिए ऐसा घर देखना कोई आम बात नहीं थी। फिर पास खड़े तांग युए ने आश्चर्य से चेन फैन को देखा और बोला, क्या आप सच में प्रेसिडेंट है? हाँ, चेन फैन ने हल्की सी मुस्कान के साथ सिर हिलाया और बेबसी से मुस्कुराया। चेन फैन असल में प्रेसिडेंट का टाइटल इस्तेमाल नहीं करना चाहता था, लेकिन यह बूढ़ा आदमी साफ तौर पर बहुत ही ज्यादा जानकार था। अगर वह इस समय कोई छोटी पहचान बताता तो यह बहुत ही ज्यादा फेक एक्टिंग लगता है। और उसे एक बात अच्छे से पता थी कि झूठ बोलना अक्सर नई परेशानी को खड़ा करता है। हवेली में काफी रौनक थी और खाना खाने के लिए कई टेबल लगी हुई थी। वे सभी बिल्कुल सही समय पर पहुंचे थे। ठीक उसी समय जब दावत शुरू होने वाली थी, तांग परिवार के मुखिया आगे आए और मुस्कुराते हुए वहां मौजूद सभी लोगों से कहा, 1 साल पहले मैंने तांग परिवार के चारों भाई बहनों को बाहर भेजा था। हर एक को 2 लाख घोष स्टोन दिए थे ताकि वे तांग परिवार के लिए कुछ बेहतर अवसर तलाश कर सके। आज 1 वर्ष पूरा हो चुका है और चारों भाई बहन सुरक्षित लौट आए हैं। पूरे तांग परिवार का सदस्य यहाँ उपस्थित है और सभी बड़े बुजुर्ग भी मौजूद है। तो आज हम सभी मिलकर तय करेंगे कि सबसे बड़ा योगदान किसने दिया है। जिसका योगदान सबसे बड़ा होगा वही हमारे इस तांग परिवार का वारिस यानी उत्तराधिकारी बनेगा और भविष्य में पूरे तांग परिवार को आगे ले जाएगा। यह सुनते ही सभी ताली बजाना शुरू कर दिए। चेन फैन भी वही मेन टेबल पर बैठा था और तांग युए के तीनों भाइयों को देख रहा था। उसकी आंखें अभी भी जिज्ञासा से भरी हुई थी, क्योंकि यह पहली बार था जब वह इतने बड़े पारिवारिक समारोह में शामिल हुआ था। वहाँ लोगों की संख्या बहुत ही ज्यादा अधिक थी। बात बहुत ही ज्यादा स्पष्ट थी कि ये चारों भाई बहन मुख्य वंश से थे। इनका वारिस सुनने का यह तरीका काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग था। आखिर परिवार भी चाहता है कि उसके पास एक ऐसा ताकतवर वारिस हो जो तांग परिवार को लगातार खुशहाली और बेहतर भविष्य की ओर ले जाए। लंगड़ा बंदर भी एक तरफ बैठ गया, थोड़ा इमोशनल होकर बोला, आपको याद है कि चेन परिवार में भी ऐसी ही मीटिंग हुआ करती थी, लेकिन तब यंग मास्टर लकड़ी के घर में रहते थे और मैं भी वहीं रहता था। उस समय यंग मास्टर को भी इनविटेशन मिलता था, लेकिन वे मीटिंग में कभी भी नहीं जाते थे। उसी वक्त एक अधेड़ उम्र का नौजवान खड़ा हुआ और उसने गंभीरता से तांग परिवार के सदस्य को देखा। मैं तांग परिवार का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते पिछले साल 2 लाख घोष स्टोन लेकर मैं पूरे ज्वानू मैदान में घूमा। इस बीच एक बार मेरी मुलाकात मेरी छोटी बहन से भी हुई थी और लास्ट में मैंने ढूंढ लिया। वह एक पल रुका और जोर देकर बोला, सफेद बाघ का सुराग। यह सुनकर पूरा आंगन तुरंत शांत हो गया। सबके चेहरे पर हैरानी का भाव था। पौराणिक कथाओं के अनुसार व्हाइट टाइगर और ज्वानू एक दूसरे से प्यार करते थे और एक टाइम पर ज्वानू मैदान में साथ रहते थे, लेकिन यह तो केवल एक कथा थी। तो फिर व्हाइट टाइगर का सुराग मिलने का क्या मतलब है? चारों पुराने जानवरों में से एक सफेद बाघ, उस आदमी ने जो साफ तौर पर 40 के करीब था, शांति से कहा, यह ज्वानू मैदान के बाहरी इलाके में एक छोटा सा शहर है। जब मैं वेश्यालय के पास से गुजरा तो मैंने देखा कि दरवाजे पर एक खूबसूरत लड़की खड़ी थी।
जिसके चारों ओर आवारा बिल्लियों का एक झुंड था। यह सुनकर भीड़ में जोरदार हंसी गूंजी। अरे तो यह वाला सफेद बाघ था, 2 लाख घोष स्टोन खर्च करके ये खोजा है इसने। स्टेज पर बैठा परिवार का हेड जो अब शर्मिंदा था, उसका चेहरा उतर गया था। वह बोला, तुम्हारे लिए बेहतर होगा कि तुम इस सफेद बाघ वाली सुराग को साफ साफ समझाओ, क्योंकि आज हमारे पास एक खास मेहमान भी है और तुम यहाँ तमाशा कर रहे हो। क्या तुम मेरी इज्जत को पूरी तरह से मिट्टी में मिला देना चाहते हो? लेकिन तांग जोंग शांत रहा और भीड़ को समझाता रहा। दरअसल वह एक पोनी टेल वाली लड़की थी। वह एक सुंदर लड़की थी, जैसा मानो कोठे के दरवाजे पर दलदल में खिले कमल के फूल की तरह बैठी थी, कीचड़ में बिल्कुल बेदाग। देख रहे हो दोस्तों, तारीफ ऐसे किया जाता है। आप लोग भी इनसे कुछ सीख लीजिए ताकि आगे जाकर आप लोग को निराशा न झेलनी पड़े। फिर उसने बोला कि उससे बात करने पर मुझे पता चला कि वह कोठे पर केवल खाना परोसने का काम करती है और आवारा बिल्लियां भी उसे बहुत पसंद करती है। फिर उसने कहा कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वह अक्सर बिल्लियों को ग्राहक का बचा हुआ खाना खिलाती थी, लेकिन मुझे लगा कि इसका कारण कुछ और ही है। फिर मैं कहीं और नहीं गया बल्कि उसी शहर में रुक गया और फिर धीरे धीरे उससे मेरी जान पहचान बढ़ती गई। फिर एक दिन मुझे एक बहुत ही चौंकाने वाला राज पता चला कि वे आमतौर पर इस शहर में नहीं रहते थे, बल्कि वे शहर के बाहर पहाड़ों में गुफा में रहते थे। यहाँ तक कि बारिश के मौसम में भी वे वहीं पे रहते थे। इससे अब आप सभी को समझ आ जाना चाहिए कि इसका क्या मतलब है। और उस गुफा में मुझे एक मूंछ मिली। फिर तांग जोंग ने अपनी जेब से एक लंबी सफेद बिल्ली की मूंछ निकाली और तांग युए के पास गया। तांग युए के गोद में बैठी मोटी बिल्ली को जैसे मूंछ की आवाज महसूस हुई, वह अंदर से डर गई। यह देखकर तांग जोंग मुस्कुराया। मुझे लगता है कि इस मूंछ की कीमत कम से कम 2 लाख घोष स्टोन के बराबर ही नहीं बल्कि उससे ज्यादा ही है। हाई चांस है कि यह मूंछ 4 प्राचीन द्वीपवासियों में से एक सफेद बाघ की मूंछ हो सकती है। फिर एक पल के लिए पूरा आंगन शांत हो गया। सब जानते थे कि तांग युए की ड्रैगन बिल्ली बहुत शक्तिशाली और रहस्यमय जीव थी, इतना शक्तिशाली कि वह कुछ देर के लिए घोस्ट किंग को भी टक्कर दे दे। लेकिन सिर्फ एक मूंछ की आवाज से वह डर गई और वह कांप उठी थी। इसलिए शायद वह सच में सफेद बाघ का ही कोई सुराग होगा। तांग परिवार के मुखिया ने मेन टेबल पर बैठे चेन फैन को यूं ही देखा। उनकी खोपड़ी सुन सी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने चेन फैन की आंखों में साफ साफ जिज्ञासा देखी। कम से कम इस बार खास मेहमान के सामने उनकी बेइज्जती तो नहीं हुई थी, लेकिन उन्होंने जाने अनजाने में तांग परिवार का एक बड़ा सीक्रेट उन्हें बता दिया था। वह राज जो असल में सिर्फ तांग परिवार के मेंबर को ही पता थी। अब दोस्तों यहाँ मुझे एक बात बताओ, पूरे सीरीज के अंदर चेन फैन से भी मिस्टीरियस कोई है तो एकदम बाप लेवल का कल्टीवेटर है। लोग सोच भी नहीं सकते कि वह ऐसी ऐसी चीजें बनाकर बैठा है, आगे ऐसा ऐसा कांड करेगा जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं होगा। एंड अभी तक हम लोगों ने देख रखा है कि वो अभी तक एक भी लड़ाई नहीं लड़ा है, बल्कि उनके द्वारा बनाए गए प्यादे ही सामने वाले की बैंड बजाने के लिए काफी है। इसके बाद तांगजोग बोला कि मैंने उस गुफा की अच्छी तरह से तलाशी ली, वहाँ और कुछ नहीं था, सिर्फ यह मूंछ ही मिली। और जब से मैं इस मूंछ को अपने साथ लेकर आया हूँ, वह गुफा अपनी शक्ति खो बैठी है। अब भूत उस गुफा से पहले की तरह नहीं डरते हैं, इसलिए भले ही यह मूंछ सफेद बाघ का हो या ना हो, फिर भी यह एक अनमोल और शक्तिशाली खजाना है। इतना कहकर उसने बगल में बैठी पोनीटेल वाली युवती का हाथ पकड़ लिया और बोला कि इस वर्ष में हमें एक दूसरे से प्यार हो गया, इसलिए मैं इसे अपने साथ घर लेकर आया हूँ और इनसे शादी करना चाहता हूँ। अच्छा अच्छा, तांग परिवार के मुखिया यह सुनकर हंस पड़े। इसके अलावा उनका सबसे बड़ा बेटा लंबे समय से शादीशुदा नहीं था, अविवाहित था, जो उनके लिए काफी टेंशन की बात थी। उन्हें उम्मीद नहीं था कि इस ट्रिप में इस समस्या का भी समाधान हो जाएगा। अब उन्हें तो एक साथ दो खुशियां मिल गई थी। बुजुर्गों ने अपने अपने स्कोर दिए। फिर जल्दी चर्चा के बाद बुजुर्गों ने तांगजोंग को उनके योगदान के आधार पर एक स्कोर दिया, 79 पॉइंट्स। इसके बाद तांग परिवार का दूसरा पुत्र खड़ा हुआ, एक आदमी जो थोड़ा रंगीन मिजाज का और रईस जैसा दिखता था। वह थोड़ा लड़खड़ाते हुए उठा और बोला, पिताजी, पिछले साल मैं एक कल्टीवेशन सेक्ट एंशिएंट क्लाउड सेक्ट से संपर्क किया है। उन्होंने वादा किया है कि हमारा तांग परिवार हर साल कल्टीवेशन सीखने के लिए उस सेक्ट में 3 शिष्य को भेज सकता है। बहुत अच्छा। तांग परिवार के मुखिया ने उस दूसरे बेटे को देखा जो आमतौर पर खाने पीने और मौज मस्ती में लगा रहता था। अब उन्हें खुशी थी कि वह सच में बहुत बड़ा हो गया था। ज्वानू मैदान में प्राचीन क्लाउड सेक्ट सबसे ताकतवर साधना सेक्ट था। ऐसे सेक्ट से संपर्क बनाना सच में एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि का काम था। फिर बुजुर्गों ने उनके योगदान के आधार पर उसे 47 पॉइंट्स दिए। फिर तांग परिवार का तीसरा बेटा खड़ा हुआ। यह जवान आदमी घबराहट से अपने पैरों की उंगलियों को देख रहा था और बोला, मुझे इस साल कोई खास मौका नहीं मिला, इसलिए मुझे जो घोस्ट स्टोन दिए गए थे उनमें से मैंने एक भी घोस्ट स्टोन खर्च नहीं किए, बल्कि पूरा का पूरा 2 लाख घोस्ट स्टोन वापिस लेकर आया हूँ। कोई बात नहीं, तांग परिवार के मुखिया ने बेबस होकर उन्हें दिलासा दिया। जहाँ दूसरा बेटा हर दिन खाने पीने और मौज मस्ती में लगा रहता था, वहीं उसका तीसरा बेटा बिल्कुल उल्टा था। वह कुछ भी करने की हिम्मत ही नहीं करता था। उसका सबसे बड़ा कौशल था पैसा बचाना। पूरा 1 साल बीत चुका था और 2 लाख घोस्ट स्टोन जैसा का तैसा लेकर वो लौटा था। यह भी एक बहुत बड़ी काबिलियत है।
पूरे ज्वानू प्लेन में कई बड़े बड़े परिवार में इनके जैसे काफी लड़के हैं, लेकिन इतना ज्यादा किफायती इंसान मिलना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि ज्यादातर पैसे उड़ाने में माहिर है। फिर बड़े बुजुर्गों ने उसे 18 पॉइंट्स दिए। अब सबकी नज़र तांग युए और उसके पास बैठे चेन फैन पर था। तांग युए खड़ी हुई और अपना गला साफ किया और फिर पूरे आत्मविश्वास के साथ बोली, मैं आपको मिलवाती हूँ मेरे बगल में बैठे यह सज्जन कितियानी चैम्बर ऑफ कॉमर्स के प्रेसिडेंट से। वह ज्वानू प्लेन के बाहर के एरिया से आए हैं और इनकी शक्ति बहुत ही बड़ी है और मेरे सिफारिश पर वह हमारे तांग परिवार के बिजनेस का इंस्पेक्शन करने के लिए आए हैं। अगर बातचीत सही होती है तो यह एक बहुत ही बड़ा बिजनेस डील साबित होगी। आखिर कितनी बड़ी? अचानक भीड़ में से एक हंसी भरी आवाज आई। तांग युए, कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम किसी को नाटक करने के लिए पकड़ कर लाई हो? तुम्हारी काबिलियत से भला तुम किस तरह के बड़े चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स को संपर्क कर सकती हो? फिर सबकी नजरें गहना से लदी एक अधेड़ उम्र की औरत पर टिक गई। उसके पीछे 2 नौकर थे जो सामने के आंगन से चलकर आई और टेबल के बीच आकर रुक गई और तांग परिवार के मुखिया को देखने लगी। आखिरकार तांग परिवार दावत दे रहा है और मुझे नहीं बुलाने का आखिर क्या कारण हो सकता है? क्या मैं इस तांग परिवार की मेंबर नहीं हूँ? तांग परिवार के मुखिया का चेहरा उतर गया। वह बोला, यहाँ एक खास मेहमान आए हैं, यह तुम्हारे इस तरह के बर्ताव करने का समय नहीं है, पीछे हट जाओ। हर परिवार के अपने छिपे मामले होते हैं और तांग परिवार ऊपर से तो सर्वगुण संपन्न दिखता था, लेकिन भीतर कुछ ऐसे राज दफन थे जिसके बारे में बाहर वाले को बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी। यह औरत सच में तांग परिवार की ही सदस्य थी, उसके बड़े भाई की पत्नी। सालों पहले जब परिवार में सत्ता आ रहा था, उसी समय उसके बड़े भाई ने तांग परिवार के लिए खुद को कुर्बान कर दिया था। उसके बाद तांग परिवार के मुखिया की जिम्मेदारी छोटे भाई यानी उस स्त्री के देवर ने संभाली, जो अभी इस समय मुखिया है। और इस तरह से तांग परिवार आगे बढ़ता गया और बहुत ही ज्यादा नाम हो गया। उसके मन में इस बात की तकलीफ रह ही गई कि अगर आज उसका पति जिंदा होता तो आज तांग परिवार का मुखिया वह होता। इसीलिए वह अक्सर छोटी छोटी बातों को लेकर तांग परिवार के मुखिया से झगड़ती रहती थी। मुखिया भी उनकी मेंटल कंडीशन को समझते थे, लेकिन इतने जरूरी मेहमान आए थे और ऐसा हंगामा करना बिल्कुल भी ठीक नहीं था। अक्सर वह इन बातों को नजरअंदाज कर देता था, लेकिन आज नहीं। फिर तांग युए ने गहरी सांस ली और उस अधेड़ उम्र की औरत से आंखों में आंखें डालकर बोली, उसके बिजनेस गिल्ड के पास सिर्फ 1 करोड़ नहीं बल्कि पूरे 5 करोड़ घोस्ट स्टोन का भंडार है। अब आप बताइए, क्या यह एक बड़ा बिजनेस गिल्ड कहलाएगा या नहीं कहलाएगा? बिल्कुल बड़ा कहलाएगा। टेबल के बीच खड़े अधेड़ उम्र की औरत, जिसका हर मोती एकदम गोल और बेदाग था, कलाई पर बहुत अच्छी क्वालिटी का जेड के पूरे कपड़ों से बहुत ही ज्यादा अमीरी झलक रही थी। वह तांग युए को देखते हुए कहा, बेशक वह बड़ा कहलाएगा। किसी भी जगह 5 करोड़ घोस्ट स्टोन का रिजर्व रखने वाली मर्चेंट गिल्ड को निश्चित रूप से एक बहुत ही बड़ा मर्चेंट गिल्ड माना जाएगा। तभी उस औरत ने अपने हाथ में एक सफेद स्टोन उठाया। मेरे पास यह एक निडल स्टोन है जो मैंने इटर्नल नाइट शॉप से लिया है। यदि इस पत्थर को हाथ में लेकर सच बोला जाए तो इसमें कोई रिएक्शन नहीं होता, लेकिन झूठ बोला जाए तो यह निडल स्टोन तुरंत रिएक्ट करेगा और लाल कलर में बदल जाएगा। अब सबकी नजरें चेन फैन पर टिकी थी। सच तो यही था कि सबका यही मानना था कि इस आदमी को यानी चेन फैन को तांग युए एक एक्टर के तौर पर एक्टिंग करने के लिए लाई थी, क्योंकि तांग युए का वारिस के लिए मुकाबला करने का कोई भी इरादा नहीं था। फिर यह सब देखकर तांग युए की आंखें लाल हो गई। उसकी आवाज में बहुत ज्यादा गुस्सा था। आखिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है जो तुम हमेशा मुझे ही टारगेट करती रहती हो? उस औरत ने कहा, मैं तुम्हें टारगेट नहीं कर रही। फिर उस अमीर औरत ने अपने हाथ में वो पत्थर लिया और बोला कि मैं तो बस सच्चाई की जांच करना चाहती हूँ। नहीं तो ऐसा हो सकता है कि तांग परिवार के मुखिया द्वारा यह वारिस सुनना सिर्फ एक नाटक है और कुछ नहीं। क्या इतने सारे बुजुर्ग यहाँ यही झूठा ड्रामा देखने के लिए आए हैं? बहुत हो गया। तांग परिवार के मुखिया ने बेइज्जती महसूस करते हुए गुस्से में डांटा, तांग परिवार ने इतने सालों से तुम्हारे साथ कभी भी बुरा बर्ताव नहीं किया है। ये सारे गहने जो तुम पहनती हो, क्या तांग परिवार ने तुम्हारे लिए नहीं खरीद दिए हैं? तुम्हारी हर मांग को पूरी की गई है और तुम्हारा अच्छे से ख्याल भी रखा गया है। यहाँ इतने बड़े मेहमान मौजूद है, आखिर तुम यहाँ क्या करने की कोशिश कर रही हो? फिर औरत ने बिना डरे हुए कहा, वह सब मेरा अधिकार था, और अपना सिर तांग परिवार के मुखिया की तरफ घुमाया और बोला, अगर आज मेरे पति की मौत नहीं हुई होती तो आज उस स्थान पर वे बैठे होते, तुम नहीं। फिर उसने चेन फैन की ओर देखी और बोली, टेस्ट करने की हिम्मत है? अगर हिम्मत नहीं है तो यहाँ से निकल जाओ। तांग परिवार किसी भी अरे गहरे को यहाँ बैठाकर भोजन नहीं कराता, और अगर तुम्हें सच में खाने की दिक्कत है तो मैं किचन से पैक करवा के दे दूंगी ताकि तुम इसे अपने घर ले जाओ। फिर एक तरफ बैठा लंगड़ा बंदर आखिरकार उसे और भी ज्यादा बर्दाश्त नहीं हो सका। उसने बोला, तुम मौत को बुला रही हो। उसने टेबल पर जोर से हाथ मारा। उसका चेहरा एकदम गुस्से से आग बबूला हो उठा था। वह बोला कि अगर एक और शब्द बोली तो मैं तुम्हारा मुंह फाड़ दूंगा। अच्छा। औरत लंगड़े बंदर की तरफ मुड़ी और हंसी, तो क्या तुम टेस्ट करने की हिम्मत करते हो? यह मुझे दे दो। चेन फैन जो काफी टाइम से शांति से बैठा था, उसने शांति से हाथ हिलाया। फिर लंगड़ा बंदर तुरंत आगे बढ़ा और उस औरत से वह स्टोन ले लिया और वापस आकर चेन फैन को दे दिया। चेन फैन ने अपने हाथ में पत्थर को देखा। यह झूठ और सच को पहचान सकता है। सच में यह एक कमाल का स्टोन है।
मुझे हैरानी है कि आखिर यह स्टोन कहाँ से आया है। मैं कोशिश करूंगा कि अपने साथ जाते वक्त ऐसे ही कुछ कमाल के स्टोन अपने साथ ले जा पाऊँ। फिर तांग युए थोड़ी सी घबराई हुई जल्दी से चेन फैन के कान में फुसफुसाई, तुम्हें इस टेस्ट को करने की कोई भी जरूरत नहीं है, बस अपना गुस्सा दिखाइए और कहो कि तुम्हारी बेइज्जती हुई है और इसी बहाने यहाँ से चले जाओ। बाकी आगे जो भी होगा मैं देख लूंगी। मतलब भाई यहाँ पे ना सबका अपना ही चोचला चल है। फिर चेन फैन बोलता है कोई बात नहीं। वह मुस्कुराया और वह स्टोन को अपने हाथ में पकड़ लेता है। फिर वह बोलता है मेरे मर्चेंट गिल्ड के पास 5 करोड़ घोष स्टोन का रिजर्व है। अगले ही पल उसके हाथों के स्टोन से लाल रोशनी निकली जो अचानक खून जैसा लाल हो गया। उसके उंगलियों के बीच से खून जैसी लाल रोशनी की कई सारी किरणें निकली। लाल होने का मतलब था कि वह झूठ बोल रहा था। आंगन के सभी लोग एक पल के लिए वहीं जम गए। आखिर यह क्या हो रहा है? तांग परिवार के मुखिया ने आंखें बंद करके गहरी सांस ली। अब वह खड़े होकर सोच रहे थे कि आखिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए। भाई साहब, यह इंसान इतना ज्यादा कॉन्फिडेंट था तो फिर यह घोष स्टोन आखिर लाल क्यों चमक रहा है? भीड़ में खड़ी वह स्त्री भी पहले चौंक गई, फिर वो हंसने लगी और बोली क्यों ना तुम एक बार 4 करोड़ बोल कर देखो, क्या पता तुम्हारे चैम्बर ऑफ कॉमर्स ने अभी अभी 1 करोड़ खर्च कर दिए हो। चेन फैन भी लाइक गजब बेइज्जती है। फिर चेन फैन ने होठ टेढ़े किया और स्टोन को देखकर बोला कि यह स्टोन काफी दिलचस्प है। फिर उसने स्टोन को फिर से अपने हाथ में पकड़ा और धीरे से कहा कि मेरे ऑर्गेनाइजेशन के पास 5 करोड़ घोष स्टोन है। इस बार वह स्टोन एकदम शांत था, किसी तरह की लाल चमक नहीं दिखी। फिर माहौल अचानक शांत हो गया। उस औरत की हंसी अचानक बंद हो गई और उसने चेन फैन के हाथ में स्टोन को हैरानी से देखा। लो, चेन फैन ने मुस्कुराया और तांग युए की तरफ मुड़ा। मैंने तुमसे कहा था ना कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। तांग परिवार के मुखिया ने तुरंत रिएक्शन दिया। उनका चेहरा गंभीर हो गया था और तुरंत ऑर्डर दिया कि इसे यहाँ से ले जाओ। 2 नौकरों ने तुरंत उस अधेड़ उम्र की औरत को खींचकर वहां से ले गया। इस बार औरत ने भी कोई विरोध नहीं किया, बस उस बेजान स्टोन को हैरानी से देखती रही कि आखिर यह कैसे हो सकता है। सच में 5 करोड़ घोष स्टोन, इतना शक्तिशाली भी कोई हो सकता है क्या? फिर तांग परिवार के मुखिया चेन फैन के पास गए और उनसे माफी मांगी। अब तक वे काफी कुछ समझ चुके थे। जैसे गिल्ड प्रेसिडेंट की पहचान शायद नकली थी, चेन फैन कुछ और ही चीज है। उन्हें लगा कि हो सकता है कि चेन फैन के पीछे कोई विशाल शक्ति अवश्य होगी और जिनके पास 5 करोड़ घोष स्टोन का भंडार होगा। सच बताओ तो ऐसी गिल्ड को बिल्कुल भी हल्के में नहीं ले सकते। कोई बात नहीं, चेन फैन ने शांति से उस स्टोन को अपने जेब में रखा, खड़ा हुआ और मुस्कुराया। आपके परिवार की यह कहानी तो काफी शांतिपूर्ण है। आप मेरी चिंता मत कीजिए और आप लोग अपना कार्यक्रम जारी रखिए। ठीक है, तो हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे। तांग परिवार के मुखिया ने गहरी सांस ली और कहा सभी बुजुर्ग अपना स्कोर दे। बुजुर्गों ने एक दूसरे को देखा, कुछ देर आपस में बातचीत की और फिर 78 पॉइंट्स दिए। यह एक काफी अच्छा स्कोर था, यह देखते हुए कि तांग युए ने सच में एक ताकतवर हस्ती से दोस्ती कर ली थी। लेकिन यह बात अभी भी पक्का नहीं थी कि उन्हें इस हस्ती से कितना फायदा हो सकता था। इसीलिए इस बेसिस पे ये जो पॉइंट मिले थे वो न बहुत ज्यादा था न बहुत ही कम था। अब देखो यार, यहाँ पे चेन फैन तो सोच ही रहा था कि उसको ये पत्थर मिल जाए, एंड भाई साहब कमाल तो देखो, वो पत्थर उसे बिल्कुल फ्री में मिल गया। इसके बाद तालियों की गड़गड़ाहट के बीच तांग जोंग को ऑफिशियल तांग परिवार का वारिस बना दिया। फिर भोजन करने के बाद चेन फैन और तांग युए हवेली के पीछे पार्क में टहल रहे थे। तांग युए अभी भी थोड़ी शर्मिंदा थी जो भी हुआ था उस चीज के लिए। थोड़ी देर आपस में बातचीत करने के बाद तांग युए ने 6 साल पुरानी एक घटना का जिक्र किया। गलती से एक हिस्टोरिकल जगह पर एक मोटी बिल्ली का मिलना और एक ब्लू ग्रेड आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट का मिलना। हालांकि हमारे परिवार के आर्किटेक्ट इतने टाइम से उसे सुलझाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन वे उसे समझ नहीं पाए हैं, इसलिए दादाजी अब उसे बेचने की सोच रहे हैं। तांग युए ने संकोच करते हुए कहा, क्या आपने नहीं बोला था कि यहाँ आने से पहले आपका मेन मकसद आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट था? तो क्या आप उसे देखना चाहेंगे? अगर आपको वह चाहिए होगा और आपको पसंद आ जाए तो मैं दादाजी से बात करके उसे आपके लिए कम कीमत में देने के लिए बोलूँगा। फिर चेन फैन एक पल के लिए ड्रैगन बिल्ली और सफ़ेद बाघ के बारे में सोचने लगा। उसके मन में कुछ और ही बातें चल रही थी। फिर उसने मन में बोला, अगर उसकी सोच सही थी तो इस बार उसके हाथ में कुछ बहुत बड़ा खजाना लगने वाला था। वह बोला, ठीक है, मुझे दिखाओ। एक पल बाद तांग युए दौड़ती हुई आई। उसके हाथ में वह आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट था और उसने वह चेन फैन को दे दिया। यही है। चेन फैन ने अपने हाथ में पतले से नीले ब्लूप्रिंट को देखा। तांग युए बोली, क्या आपको इसकी जरूरत है? चेन फैन के चेहरे पर फिलहाल कोई एक्सप्रेशन नहीं था। उस खजाने का नाम था व्हाइट टाइगर कैनन और खजाने का असर था नीला। अब देखो यार, चेन फैन कितना ज्यादा लकी है। टोटल 4 प्राचीन जानवर है, उसमें से इसके पास 2 का ब्लूप्रिंट तो मिल गया। पहला तो इसके पास पहले से जुआनू वाला जो कछुआ है वो भी बहुत ताकतवर है। अब इसे सफेद बाघ जो है व्हाइट टाइगर कैनन का भी मिल गया। अब बाकी के सिर्फ 2 बचे, तो मुझे लगता है आने वाले एपिसोड में वो भी इनको जल्दी मिल जाएगा। एंड इसके बाद चेन फैन बहुत ही ज्यादा ताकतवर बन जाएगा, लिटरली वो किसी को भी टक्कर दे देगा।
एंड भाई चेन फैन का सिंपल सा फंड है भाई, घोस्ट स्टोन खर्च करो एंड जितने भी अच्छे अच्छे ब्लूप्रिंट है उसको खरीद लो, क्योंकि ये अभी तक देखा जाए तो पूरे सीरीज के अंदर सबसे बड़ा आर्किटेक्ट है एंड वो किसी ब्लूप्रिंट को इजीली समझ जाता है एंड उसे हल कर लेता है एंड उससे कमाल का डिफेंसिव चीज तैयार करता है, जैसे कि हम लोगों ने अब तक देख रखा है। यह सब करने के बाद उसने गहरी सांस ली और फिर जोर से कहा, ओल्ड मास्टर तांग बाहर आइए, चलिए इसकी कीमत के बारे में बात करते हैं। अगले ही पल ओल्ड मास्टर तांग पवेलियन से बाहर निकले। इससे स्पष्ट था कि शायद वह यह सब चीज होते हुए दूर से देख रहे थे। आते ही उन्होंने सीधे मुद्दे की बात करी। मैं गोलमाल बात नहीं करूंगा, उन्होंने कहा। चेयरमैन चेन, यह आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट तांग परिवार का एकमात्र ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट है और आप भी इसकी कीमत को अच्छी तरह से समझते होंगे। क्योंकि आप मेरी बेटी के दोस्त हैं, इसलिए मैं आपसे घोस्ट स्टोन नहीं मांगूंगा, बस मुझे अपनी बेटी से कुछ पूछना है। इससे पहले कि मास्टर तांग अपनी बात पूरी कर पाते, चेन फैन ने बीच में ही टोक दिया और बोला, 2 करोड़ घोस्ट स्टोन। ओल्ड मास्टर तांग ने चेन फैन के हाथ में कीमत देखी, उसकी पुतली एकदम से सिकुड़ गई। 2 करोड़, यह कीमत इतनी ज्यादा थी कि मुखिया के मन में चल रही सारी बातें एक टाइम के लिए खत्म हो गई। चेन फैन ने बातों पर जोर देकर कहा, 2 करोड़ घोस्ट स्टोन और बदले में ब्लूप्रिंट कैश ऑन डिलीवरी। वह अच्छी तरह से समझ रहा था कि तांग परिवार के मुखिया क्या बोलना चाहते थे, लेकिन ब्लूप्रिंट अब उसके हाथ में था और अब वह उसे किसी को भी नहीं देना चाहता था। ठीक है, तांग परिवार के मुखिया ने डील को डन कर दी एंड दोस्तों पैसा ही इतना था कि तांग परिवार क्या भाई कोई भी डील को डन कर देता। तांग परिवार के मुखिया ने सोचा भी नहीं था कि उसको इतने सारे पैसे मिलेंगे, वो भी एक ऐसे ब्लूप्रिंट के लिए जो उसके काम का ही नहीं था शायद, क्योंकि भाई उनके यहाँ के जो भी आर्किटेक्ट थे वो तो इस ब्लूप्रिंट को समझ नहीं पाए, आज तक तो नहीं समझ पाए, तो वो वैसे भी उसके किसी काम के नहीं थे। बट 2 करोड़ घोस्ट स्टोन्स के लिए बहुत ज़्यादा थे एंड वो बहुत ही ज़्यादा काम आ जाती, इसीलिए जो भी उसके मन में ख्याल थे सारे मर गए एंड पैसा के सामने वो झुक गए। जैसा कि आजकल भी होता है, जिसके पास पैसा है उसके सामने सब झुक जाते हैं, इनफैक्ट लेट भी जाते हैं। ठीक है, तांग परिवार के मुखिया ने डील डन कर दी। अगले ही पल बहुत सारे हाई ग्रेड घोस्ट स्टोन अचानक हवा में दिखाई दिए, फिर वे जमीन पर गिरते गए। थोड़े टाइम में उस घोस्ट स्टोन का ढेर बन गया। चेन फैन मुस्कुराया और तुरंत व्हाइट टाइगर कैनन का ब्लूप्रिंट अपनी जेब में डाल लिया और उसी टाइम वो रिटर्न आने की योजना बनाने लगा। वहीं दूसरी तरफ तांग परिवार के मुखिया जमीन पर पड़े इतने सारे घोस्ट स्टोन को घूर रहे थे। अब उसे एक बात अच्छे से समझ आ गया था कि चेयरमैन चेन के पीछे जो ताकत है उसके पास सिर्फ 5 करोड़ घोस्ट स्टोन ही है, क्योंकि जो इंसान चलते फिरते 2 करोड़ घोस्ट स्टोन लेके घूम रहा है और ऐसे ही उड़ा दे रहा है, उस इंसान की असलियत में क्या हैसियत हो सकती है उसका अंदाजा लगाना बहुत ही ज्यादा मुश्किल काम है। क्या चेन फैन किसी फ्रंट लाइन के युवा मास्टर हो सकता है? फिर थोड़ी देर रुकने के बाद तांग परिवार के मुखिया ने थोड़ी भारी आवाज में कहा, चेयरमैन चेन, क्या आपको किसी और ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट की जरूरत है? मुझे पता है कि कुछ परिवार और इधर के जो कुछ शक्तिशाली इंसान है उसके पास ऐसे बहुत से ब्लूप्रिंट है जिन्हें वे आज तक समझ नहीं पाए हैं और वे उन्हें बेचने की तैयारी कर रहे हैं। मैं आपके लिए उन्हें कम कीमत पर खरीद सकता हूँ। अब यारो यहाँ पे तो वही वाला डायलॉग फिट होता है, बेटा मन में लड्डू फूटा। एंड भाई तांग परिवार के मुखिया के मन में भी ऐसे ही लड्डू फूट रहे थे, क्योंकि चेन फैन के पास पैसा ही इतना था कि अभी जो है ना तांग परिवार के मुखिया सोच रहे होंगे कि कहीं से उसके पास ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट की बारिश हो जाए और बस इसे ऐसे ही खरीदता चला जाए और खरीदते खरीदते एकदम अमीर हो जाए। इस पर चेन फैन ने जवाब दिया, खरीदो, जितना ज्यादा हो उतना ज्यादा अच्छा है। फिर चेन फैन हंसा, हर ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट के लिए मैं तुम्हें 1 करोड़ घोस्ट स्टोन दूंगा। तुम उन्हें कितने भी कीमत पर खरीद सकते हो, या तो ज्यादा या कम, जितने में भी खरीदो, लेकिन मैं तुम्हें हर नक्शे के लिए फिक्स 1 करोड़ घोस्ट स्टोन दूंगा। और अगर आपके पास उससे ज्यादा ग्रेड वाले ब्लूप्रिंट है तो मैं आपको 10 करोड़ या उससे ज्यादा भी दे सकता हूँ। यह सुनकर तांग परिवार के मुखिया थोड़े से हैरान हो गए और बेटा मन में दूसरा लड्डू फूटा। फिर मुस्कुराए, शायद हमारे पास सिर्फ ब्लू ग्रेड ब्लूप्रिंट है, ब्लू ग्रेड से ऊपर तो कोई ब्लूप्रिंट नहीं होगा, कम से कम मैंने तो उसके बारे में कभी सुना भी नहीं है, तो देखना तो दूर की बात है। फिर चेन फैन मुस्कुराते हुए कहा, हो सकता है मौजूद हो। हालांकि उसके मन में कोई उम्मीद नहीं थी, क्योंकि जो इस बार उसे मिला था वो उसके कल्पना से भी बहुत ज्यादा अधिक था, इसलिए वह पूरी तरह से संतुष्ट था। आई होप दोस्तों आप लोगों को ये छोटा सा एपिसोड पसंद आ जाएगा एंड आप लोग कमेंट करके बताइए कि आप लोग कैसे हैं, क्योंकि हम लोग सप्ताह में एक बार मिलते हैं। अगर हम लोग जल्दी जल्दी मिलेंगे तो मुझे आपका हालचाल नहीं पूछना पड़ेगा, लेकिन यही चाहता रहता हूँ कि अगर हम लोग लेट मिलते तो चलो यार एक बार अपने सब्सक्राइबर से हालचाल पूछ लेते हैं कि भाई उसके जीवन में कैसा क्या चल रहा है। बाकी आप लोगों के मन में कोई क्वेश्चन है तो प्लीज कमेंट कीजिए, मैं उसका रिप्लाई आप लोग को जरूर दूंगा। एंड दोस्तों एपिसोड लेट आती है उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। एंड इसके अलावा दोस्तों अगर आप लोग ने टेलीग्राम, व्हाट्सअप एंड इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो मुझे बार बार बोलते हुए अजीब लग रहा है, लेकिन अगर आप लोग का मन हो तो वहाँ पे आप लोग फॉलो कर सकते हैं, चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी दोस्तों हमेशा की तरह अपना प्यार एंड सपोर्ट बनाए रखिएगा, वीडियो को लाइक कर दिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा एंड नोटिफिकेशन बेल को ऑल पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन लव यू, टेक केयर एंड बाय बाय।